दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं बहुत ही बेहतर होंगे और अपनी पढ़ाई को दिन प्रतिदिन आगे बढ़ा रहे होंगे। आइए हम लोग देखते हैं आज क्लास 9 के भूगोल के टॉपिक भारत का भौतिक स्वरूप के बारे में, जो कि एनसीईआरटी की पुस्तक से हम लोग पढ़ रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं दूसरा लेसन। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत विभिन्न स्थलाकृतियों वाला एक विशाल देश है। आप किस प्रकार के भूभाग में रहते हैं? यदि आप मैदानी क्षेत्र में रहते हैं तो आप वहाँ के दूर तक फैले विशाल मैदानों से परिचित होंगे, और यदि पर्वतीय क्षेत्र के निवासी हैं तो पर्वतीय ढलानों और घाटियों से भलीभांति परिचित होंगे। वास्तव में हमारे देश में हर प्रकार की भू आकृतियाँ पाई जाती हैं, जैसे पर्वत, मैदान, मरुस्थल, पठार तथा द्वीप समूह। भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है। भूगर्भीय तौर पर प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। इसे भूमि का एक बहुत ही स्थिर भाग माना जाता था, परंतु हाल के भूकंपों ने इसे गलत साबित किया है। हिमालय एवं उत्तरी मैदान हाल में बनी स्थलाकृतियाँ हैं। भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत एक अस्थिर भाग है। हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति को दर्शाती है, जिसमें ऊंचे शिखर, गहरी घाटियां तथा तेज बहने वाली नदियां हैं। ठीक है, देखेंगे हम लोग। उत्तरी मैदान जलोढ़ निक्षेप से बने प्रायद्वीपीय पठार, आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंची पहाड़ियों एवं चौड़ी घाटियों से बना है। आइए हम लोग मैप को देखते हैं। दिया गया है यहाँ पे, ये पाकिस्तान का हिंदुकुश पर्वत, ये पामीर का पठार, और ये कुनलुन पहाड़ियाँ जो कि चीन के क्षेत्र में आती हैं, और ये हिमालय की श्रेणियाँ हैं जो कि हमारे भारत तथा नेपाल की सीमा बनाती हैं तथा भारत तथा नेपाल में स्थित हैं। जैसे काराकोरम श्रेणी हो गई, यहाँ पे राकापोसी पर्वत, और यहाँ पे लद्दाख श्रेणी हो गई, जस्कर श्रेणी हो गई, और ये शिवालिक श्रेणी हो गई। ठीक है, ये हिमालय हो गया आपका। ये आपका हिमालय है। यहाँ पे आप देखेंगे नंदा देवी पर्वत, यहाँ नंगा पर्वत लास्ट में है। ठीक है, यहाँ पे अन्नपूर्णा, धौलागिरी और मकालू पर्वत एवरेस्ट श्रेणी यहाँ पे है। ठीक है, कंचनजंगा है यहाँ पे, और फिर नामचा बरवा जो कि सबसे पूर्वी पर्वत है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित ऊंची चोटी है। मतलब इसकी पूर्वी हिमालय में अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। फिर यहाँ पे गारो खासी जयंतिया। ठीक है, ये हो गया कच्छ का रण, घाघरा नदी, यमुना नदी, गंगा नदी, यमुना नदी, और ये चंबल नदी। फिर यहाँ पे सोन नदी, गंडक नदी, कोसी नदी, ये है आपका ब्रह्मपुत्र जो कि चीन में सांगपो के नाम से बहती है। ये यहाँ से आपका अरुणाचल प्रदेश होते हुए असम में प्रवेश करती है। ये आपका कैलाश श्रेणी है। ये आपका मानसरोवर है जहाँ से गंगा तथा यमुना निकलते हैं। यह सिपकिला दर्रा है, यहाँ से सतलज नदी यहाँ पे प्रवेश करती है। ठीक है, इस तरह से हम आगे देखेंगे बेहतरीन तरीके से मैप को। आगे चलते हैं हम लोग, पहले थ्योरी को पढ़ते हैं। देखेंगे मुख्य भौगोलिक वितरण जो है भारत का। भारत की भौगोलिक आकृतियों को निम्न वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। चित्र संख्या 2.2, चित्र संख्या ये कौन सी थी? 2.1 थी। यहाँ पे आप देखेंगे 2.2 ये है।
ठीक है, बांटा जा सकता है। फिर उसके बाद दिया गया है पहला हिमालय पर्वत श्रृंखला। हिमालय पर्वत श्रृंखला, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारत मरुस्थल, तटीय मैदान, द्वीप समूह। ठीक है, तो इस तरह से 6 भागों में इनको विभाजित किया गया है, जिससे कि आसानी तरीके से इसको पढ़ा जा सके तथा समझा जा सके। दिया गया है पहला हम लोगों ने देखा था यहाँ पे हिमालय पर्वत श्रृंखला। अब हम हिमालय के बारे में पढ़ेंगे। भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा एवं बनावट के दृष्टिकोण से वलित पर्वत श्रृंखला है। ये पर्वत श्रृंखला पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली है। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है और एक अत्यधिक असम अवरोधों में से एक है। ये 2400 किलोमीटर, ठीक है, 2400 किलोमीटर लंबाई में फैले एक अर्धवृत्त का निर्माण करते हैं। इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर तथा अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर है। पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है। अपने पूरे देशांतरीय विस्तार के साथ हिमालय की 3 भागों में बांट सकते हैं। इन श्रृंखलाओं के बीच बहुत अधिक संख्या में घाटियां पाई जाती हैं। सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला है, जिसमें 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर हैं। इसमें हिमालय के सभी मुख्य शिखर हैं। ठीक है, जो ये आपका उत्तर वाला हिमालय है, उत्तरी भाग का सबसे जो हिमालय है जिसमें 6000 औसत ऊंचाई की औसत वाले आपके पर्वत हैं। ठीक है, क्योंकि महान हिमालय के नाम से जाना जाता है। हिमालय के कुछ ऊंचे शिखर, सबसे ऊंचा कौन सा है? नेपाल में माउंट एवरेस्ट है, जो कि 8848 मीटर ऊंचा है। कंचनजंगा है भारत में 8598 मीटर। मकालू है 8481 मीटर नेपाल में है। धौलागिरी है 8172 मीटर लंबा है। ठीक है, आगे देखते हैं। नंगा पर्वत है 8126 मीटर। अन्नपूर्णा है नेपाल में 8078 मीटर। और नंदा देवी है 7817 मीटर। कामेटी भारत में है 7756 मीटर। नामचा बरवा भारत में है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। सबसे लास्ट चोटी है 7756 मीटर। नामचा बरवा और कामेट जो श्रेणियां हैं, दोनों की ऊंचाई सेम है। देखिए यहाँ पे 7756, 7756। और गुरला मानधाता नेपाल में है 7728 मीटर ऊंचाई के पर्वत हैं। महान हिमालय के वलय की प्राकृतिक असममिति है। हिमालय के इस भाग का क्रोड ग्रेनाइट का बना है। ठीक है, यह श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती है तथा इससे बहुत सी हिमानियों का प्रवाह होता है। ज्ञात कीजिए महान हिमालय में पाई जाने वाली हिमानी तथा दर्रों के नाम। महान हिमालय में पाई जाने वाली हिमानी तथा दर्रों के नाम आपसे क्वेश्चन के रूप में पूछ रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत के उन राज्यों के नाम जहां ऊपर दिए गए ऊंचे शिखर स्थित हैं। जो ये उन राज्यों के नाम बताइए जहां पे ये सब शिखर स्थित हैं। तो आपके कुछ नाम जैसे अरुणाचल प्रदेश हो गया, कश्मीर हो गया और उत्तराखंड हो गया।
तो इस तरह से आपके राज्य के नाम हैं। ठीक है, हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असम है एवं हिमाचल प्रदेश या निम्न हिमालय का नाम से जानी जाती है। इस श्रृंखला का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित तथा परिवर्तित शैलों से हुआ है। इनकी ऊंचाई 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच तथा औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर है, जबकि पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी तथा सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। धौलाधर तथा महाभारत श्रृंखला भी महत्वपूर्ण है। इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी तथा हिमालय के कांगड़ा तथा कुल्लू की घाटियाँ स्थित हैं। इस क्षेत्र को पहाड़ी नगरों के लिए जाना जाता है। एटलस से मसूरी, नैनीताल एवं रानीखेत की स्थिति देखें तथा उन राज्यों के नाम लिखे जहाँ वे स्थित हैं। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। इनकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर तथा ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के बीच है। ये श्रृंखला उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसादों से बनी है। ये घाटियाँ बजरी तथा जलोढ़ की मोटी परत से ढकी हुई है। बजरी मतलब गिट्टी, और जो कि अवसाद लाए गए हैं जलोढ़ मिट्टी, उन्हीं से ढके हुए हैं। निम्न हिमालय तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबोद घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। शिवालिक और निम्न हिमालय के बीच में जो स्थित है उसे दून के नाम से जाना जाता है। कुछ प्रसिद्ध हैं जैसे देहरादून, कोटली दून और पाटली दून। ठीक है, ये तीन आपका देहरादून जो कि उत्तराखंड की राजधानी है, और आपका ये कोटली दून और पाटली दून। अब यहाँ पे आप मैप में देखेंगे, हमने आपको ऊपर मैप में बताया हिंदुकुश पर्वत, पामीर ग्रंथि पठार की, और ये कुनलुन श्रेणियाँ। ये आपको हो गया काराकोरम श्रेणी। काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी। ठीक है, इसके बाद होगी आपकी ये यहाँ पे शिवालिक श्रेणी। फिर जब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी, ये सांगपो नदी यहाँ से प्रवेश करती हुई। ठीक है, यहाँ पे आपका पठार जो कि दक्षिण में पठार के रूप में विस्तृत है। मालवा का पठार हो गया, बिंद श्रेणी हो गई, सतपुड़ा की श्रेणियाँ हो गई, सतपुड़ा के पहाड़ हो गए, गारो खासी तथा जयंतियाँ हो गई, यहाँ जनजातियों के रूप में भी जानी जाती हैं इसी के नीचे जो निवास करती हैं। दक्कन का पठार हो गया और कोंकण श्रेणी हो गई। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। इसकी ऊंचाई का ये क्रम दिया गया है आपको। जो ज़्यादा गाढ़ी है वो ज़्यादा ऊंची है, और 1200 से आपका फिर 300 मीटर की ऊंचाई तक वाले पर्वत पाए जाते हैं। ये पश्चिमी घाट जो कि पठार है, और ये पूर्वी घाट। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है इस उत्तर दक्षिण के अतिरिक्त हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर भी विभाजित किया गया है। इन वर्गीकरणों को नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर किया गया है। उदाहरण के लिए सतलज एवं सिंध के बीच स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है, लेकिन पश्चिम से पूर्व तक क्रमशः इसे कश्मीर तथा हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। सतलुज तक काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है।
कुमायूं हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। काली तथा तीस्ता नदियाँ नेपाल हिमालय का एवं तीस्ता तथा दिहांग नदियाँ असम हिमालय का सीमांकन करती हैं। हिमालय के कुछ क्षेत्रीय नाम का पता कीजिए। ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। दिहांग महाखड्डगार्ज के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। इन्हें पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियों तथा पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से भी जाना जाता है। ये पहाड़ियाँ उत्तर पूर्व राज्यों से होकर गुजरती हैं तथा मजबूत बलुआ पत्थरों जो अवसादी शैल हैं से बनी हैं। ये घने जंगलों से ढकी हैं तथा अधिकतर समानांतर श्रृंखलाओं एवं घाटियों के रूप में फैली हैं। पूर्वांचल में पटकई नागा, मिजो तथा मणिपुर पहाड़ियाँ शामिल हैं। उत्तरी मैदान, अभी आपने पढ़ा कि जो कि हिमालय का क्षेत्र है वो नदियों के नाम से भी बटा हुआ है, जिसे हमने अभी पढ़ा था शिवालिक हिमालय, महान हिमालय। तो यहाँ पे आपने पढ़ा कि जो सतलज का क्षेत्र है, यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि ये जो क्षेत्र यहाँ पे आपने पढ़ा सतलज एवं सिंध के बीच स्थित हिमालय को पंजाब हिमालय के नाम, सतलज और सिंध के बीच स्थित हिमालय को किस नाम से? पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। लेकिन पश्चिम से पूर्व तक क्रमशः कश्मीर तथा हिमाचल, पश्चिम से पूर्व तक क्रमशः इसे कश्मीर तथा हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। तो मतलब सिंधु तथा सतलज के बीच वाले क्षेत्र को पंजाब हिमालय तथा पश्चिम से पूर्व जो हिमालय का स्थिति है इसी के मध्य, सतलज और सिंधु के मध्य, तो उसे हिमाचल हिमालय तथा कश्मीर हिमालय के नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद सतलज तथा काली नदियों के बीच, मतलब पहले हो गई सतलज तथा सिंधु नदी, सिंधु सबसे ऊपर बहती है, फिर उसके बाद सतलज हो गई, फिर आपका काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमाऊं हिमालय क्या कहते हैं? कुमायूं हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। काली नदी तथा तीस्ता नदी नेपाल हिमालय के नाम से, नेपाल हिमालय एवं तीस्ता तथा दिहांग नदी के, तीस्ता तथा दिहांग, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि सतलज तथा काली नदी तो कुमायूं हिमालय हो गया, जो है काली नदी तथा तीस्ता नदी के बीच का जो हिमालय है उसको नेपाल हिमालय, तथा तीस्ता तथा दिहांग नदी के बीच के जो हिमालय है उसे असम हिमालय के नाम से सीमांकन किया गया। तो आपका कौन कौन सा हिमालय हो गया? पंजाब हिमालय, और उसी को क्या बोलते हैं? हिमाचल हिमालय तथा कश्मीर हिमालय। ठीक है। फिर उसके बाद जब आएंगे सतलज तथा काली नदियों को के बीच का क्षेत्र जो बोला जाता है उसको कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। और फिर उसके बाद जब काली नदी तथा तीस्ता नदी के बीच, जब तीस्ता नदी के क्षेत्र को क्या बोला जाता है? काली नदी तथा तीस्ता नदी के क्षेत्र को बोला जाता है नेपाल हिमालय, और नेपाल हिमालय, फिर उसके बाद तीस्ता तथा दिहांग नदी के बीच के क्षेत्र को बोला जाता है असम हिमालय। तो आपने इधर देखा कि ये आपके नदियों के आधार पर हिमालय का बंटवारा किया गया। फिर उसके बाद हम आपको यहाँ पे देखेंगे कि उत्तर का मैदान जो कि आपका किस तरह से फैला हुआ है। उत्तर का मैदान 3 प्रमुख नदी प्रणालियों सिंध, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों से बना है। यह मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। लाखों वर्षों में हिमालय के गिरिपाद में स्थित बहुत बड़े बेसिन द्रोणी में जलोढ़ का निक्षेप हुआ, जिससे इस उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ।
इसका विस्तार 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर है। यह मैदान लगभग 2400 किलोमीटर लंबा तथा 240 किलोमीटर 200 कितना है 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा, कितना 2400 किलोमीटर लंबा तथा 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा यह सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र है। समृद्ध मृदा आवरण, पर्याप्त पानी की उपलब्धता एवं अनुकूल जलवायु के कारण कृषि की दृढ़ दृष्टि से यह भारत के अत्यधिक उपजाऊ क्षेत्र है। उत्तरी पर्वतों से आने वाली नदियों निक्षेपण कार्य में लगी हैं। जो नदियाँ आ रही हैं वो निक्षेपित कर करके वहाँ से जलोढ़ मृदा ला रही हैं। नदी के निचले भाग में ढाल कम होने के कारण नदी की गति कम हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप नदीय द्वीपों का निर्माण होता है। ये नदियाँ अपने निचले भाग में गाद एकत्र हो जाने के कारण बहुत सी धाराओं में बढ़ जाती हैं। इन धाराओं को वितरिकाएं कहा जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, क्या आप जानते हैं दोआब का अर्थ है दो नदियों के बीच का भाग। दोआब दो शब्दों से मिलकर बना है, दो तथा आब अर्थात पानी। इसी प्रकार पंजाब दो शब्दों से मिलकर बना है, पंज का अर्थ पाँच, आब का मतलब पानी, मतलब पाँच पानी मतलब 5 नदियों का जहाँ पे वो है वहीं पंजाब होता है। फिर आगे देखेंगे उत्तरी मैदान को मोटे तौर पर 3 उपवर्गों में विभाजित किया जाता है। सिंध तथा इसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाए गए इस मैदान का बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान में स्थित है। सिंध के जो क्षेत्र है वो पाकिस्तान में इसका पानी बहुत अधिक जाता है। ठीक है, सिंध तथा इसकी सहायक नदियाँ झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास तथा सतलज हिमालय से निकलती हैं। मैदान के इस भाग में दोआब की संख्या बहुत अधिक है। गंगा के मैदान का विस्तार घग्गर तीस्ता नदियों के बीच है। यह उत्तरी भारत में हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भाग तथा पश्चिम बंगाल में फैला है। ब्रह्मपुत्र का मैदान इसके पूर्व विशेषकर असम में स्थित है। उत्तरी मैदानों की व्याख्या समानता इसके उच्चावच के बिना किसी विविधता वाले समतल स्थल के रूप में की जाती है। यह सही नहीं है। इन विस्तृत मैदानों की भौगोलिक आकृतियों में भी विविधता है। आकृति भिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदान को 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। नदियाँ पर्वतों के से नीचे उतरते समय शिवालिक ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर के चौड़ी पट्टी में गुटिका का निक्षेपण करती हैं। इसे भावर, जो निक्षेपण होता है उसे क्या कहते हैं, भावर के नाम से जाना जाता है। सभी सरिताएं इस भावर पट्टी में विलुप्त हो जाती हैं। इसको आप भावर को नोट करेंगे। ठीक है, इस पट्टी के दक्षिण में ये सरिताएं एवं नदियाँ पुनः निकल आती हैं एवं नम तथा दलदली क्षेत्र का निर्माण करती हैं, जिसे तराई कहा जाता है। यह वन प्राणियों से भरा घने जंगलों का क्षेत्र था। बंटवारे के बाद पाकिस्तान से आए शरणार्थी को
कृषि योग्य भूमि उपलब्ध कराने के लिए यहाँ जंगल को काटा जा चुका है। इस क्षेत्र के दुधवा राष्ट्रीय पार्क की स्थिति ज्ञात कीजिए। उत्तर का मैदान सबसे विशालतम भाग पुराने जलोढ़ का बना है। वे नदियों के बाढ़ मैदान के ऊपर स्थित तथा वेदिका जैसे आकृति प्रदर्शित करते हैं। इस भाग को भांगर के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र की मृदा में चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं, जिसे स्थानीय भाषा में कंकड़ कहा जाता है। बाढ़ वाले मैदान के नए तथा युवा निक्षेपों को खादर कहा जाता है। इनका लगभग प्रत्येक वर्ष पुनर्निर्माण होता है, इसलिए ये उपजाऊ होते हैं तथा गहन खेती के लिए आदर्श होते हैं। प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला स्थल है जो पुराने क्रिस्टलीय, आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना है। यह गोंडवाना भूमि के टूटने एवं अपवाह के कारण बना था तथा यही कारण है कि यह प्राचीनतम भूभाग का एक हिस्सा है। इस पठारी भाग में चौड़ी तथा छिछली घाटियां एवं गोलाकार पहाड़ियां हैं। इस पठार के दो मुख्य भाग हैं, मध्य उच्च भूमि तथा दक्कन का पठार। नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो कि मालवा के पठार के अधिकतर भागों पर फैला है, उसे मध्य भूमि के नाम से जाना जाता है। विंध्य श्रृंखला दक्षिण में सतपुड़ा तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी है। पश्चिम में यह धीरे धीरे राजस्थान के बलुई तथा पथरीले मरुस्थल से मिल जाता है। इस क्षेत्र में बहने वाली नदियां चंबल, सिंध, बेतवा तथा केन दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ बहती हैं। इस प्रकार वे इस क्षेत्र के ढाल को दर्शाती हैं। उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ी लेकिन पूर्व में संकीर्ण है। इस पठार के पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड तथा बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। इसके और पूर्व के विस्तार को दामोदर नदी तथा द्वारा अपवाहित छोटा नागपुर पठार दर्शाता है। दक्षिण का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। उत्तर में इसके चौड़े आकार पर सतपुड़ा की श्रृंखला है, जबकि महादेव कैमूर की पहाड़ी तथा मैकाल श्रृंखला इसके पूर्वी विस्तार हैं। भारत के भौगोलिक मानचित्र पर इन पहाड़ियों एवं श्रृंखलाओं की स्थिति को ज्ञात करें। दक्षिण का पठार पश्चिम में ऊंचा एवं पूर्व की ओर कम ढाल वाला है। इस पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में भी देखा जाता है, जिसे स्थानीय रूप से मेघालय कार्बी एंगलोंग पठार तथा उत्तर कचार पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। यह एक भ्रंश के द्वारा छोटा नागपुर पठार के अलग हो गया है। पश्चिम से पूर्व की ओर तीन महत्वपूर्ण श्रृंखला गारो, खासी तथा जयंतियां हैं। दक्षिण के पठार के पूर्वी एवं पश्चिमी सिरे पर क्रमशः पूर्वी तथा पश्चिमी घाट स्थित है। ये सब पठार हैं आपके। ये गारो, खासी, जयंतियां हैं, ये भी पठारी क्षेत्र है, ठीक है। और ये आपका
पाल घाट था, पश्चिमी घाट तथा पूर्वी घाट भी आपका पठारी क्षेत्र है। ठीक है। पश्चिमी घाट पश्चिमी तट के समांतर स्थित है, वे सतत हैं तथा उन्हें केवल दर्रों के द्वारा ही पार किया जा सकता है। भारत के भौतिक मानचित्र में थाल घाट, भोर घाट तथा पाल घाट की स्थिति ज्ञात करें। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे हैं। पूर्वी घाट 600 मीटर, ध्यान देंगे ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट से ऊंचे हैं, अपेक्षाकृत ऊंचे हैं। ठीक है। पूर्वी घाट 600 मीटर की औसत ऊंचाई की तुलना में पश्चिमी घाट की ऊंचाई 900 से 1600 मीटर है। ठीक है। जबकि पूर्वी घाट की 600 मीटर है। ठीक है। पूर्वी घाट का विस्तार महानदी से दक्षिण में नीलगिरी तक है। पूर्वी घाट का विस्तार सतत नहीं है, ये अनियमित है एवं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों ने इनको काट दिया। पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होती है। यह वर्षा घाट के पश्चिमी ढाल पर आर्द्र हवा से टकराकर ऊपर उठने के कारण होती है। पश्चिमी घाट को विभिन्न स्थानीय नामों से जाना जाता है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है। इस भाग के शिखर ऊंचे हैं, जैसे अनाईमुदी, ये दक्षिण भारत का सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुदी, तथा दोदा बेटा ये आपकी दूसरी बड़ी ऊंची चोटी है। ठीक है। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो आपकी अनाईमुदी है। ठीक है। पूर्वी घाट का सबसे ऊंची शिखर महेंद्रगिरी, कौन सी? महेंद्रगिरी 1500 मीटर है। पूर्वी घाट के दक्षिण पश्चिम में सेवाराय तथा जावेरी की पहाड़ियाँ स्थित हैं। उड़ंगमंगलम, जिसे ऊटी के नाम से जाना जाता है, तथा कोडाई कनाल जैसे प्रसिद्ध पहाड़ी नगरों की स्थित मानचित्र में ज्ञात कीजिए। प्रायद्वीपीय पठार की एक विशेषता यहाँ पाई जाने वाली काली मृदा है, जिसे दक्कन ट्रैप के नाम से भी जाना जाता है। इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई है, इसलिए इसके शैल आग्नेय हैं। वास्तव में इन शैलों का समय के साथ अपरदन हुआ है, जिनसे काली मृदा का निर्माण हुआ है। अरावली की पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम एवं उत्तर पश्चिमी किनारे पर स्थित हैं। ये बहुत अधिक अपरदित एवं खंडित पहाड़ियाँ हैं। ये गुजरात से लेकर दिल्ली तक दक्षिण पश्चिम एवं उत्तर पूर्व दिशा में फैली हैं। फिर उसके बाद आप देखेंगे मरुस्थल के बारे में। यहाँ पे भारत में मरुस्थलीय भाग, अरावली पहाड़ी के पश्चिमी किनारे पर थार का मरुस्थल स्थित है, मतलब राजस्थान का क्षेत्र। यहाँ बालू के टिब्बों से ढका एक तरंगित मैदान है। इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष 150 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है। ठीक है। इस शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र में वनस्पति बहुत कम है। वर्षा ऋतु में ही कुछ सरिताएं दिखती हैं और उसके बाद वे बालू में ही विलीन हो जाती हैं। पर्याप्त जल नहीं मिलने से वे समुद्र तक नहीं पहुंच पाती हैं। केवल लूनी ही इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है, लूनी नदी। ठीक है। बरकान अर्धचंद्राकार बालू का टीला का विस्तार बहुत अधिक क्षेत्र पर होता है,
लेकिन लंबवत टीले भारत पाकिस्तान सीमा के समीप प्रमुखता से पाए जाते हैं। यदि आप जैसलमेर जाएं तो बराकान के समूह देख सकते हैं। ठीक है, ये भारतीय मरुस्थल है, मरुस्थल का एक चित्र है। तटीय मैदान के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। प्रायद्वीपीय पठार के किनारों संकीर्ण तटीय पट्टियों का विस्तार है। यह पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है। पश्चिमी तट पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच स्थित एक संकीर्ण मैदान है। इस मैदान के 3 भाग हैं। तट के उत्तरी भाग को कोंकण, मुंबई तथा गोवा, कोंकण जो है कहाँ पे है, मुंबई तथा गोवा। मध्य भाग को कन्नड़ मैदान तथा दक्षिण भाग को मालाबार तट कहा जाता है। बंगाल की खाड़ी के साथ विस्तृत मैदान चौड़ा एवं समतल है। उत्तर भाग में इसे उत्तरी सरकार कहा जाता है। उत्तर भाग में इसे क्या कहा जाता है, उत्तरी सरकार। जबकि दक्षिणी भाग में इसे कोरोमंडल तट कहा जाता है, जो कि उत्तरी सरकार कहाँ पे है, ये उड़ीसा लगभग में है। ठीक है, कोरोमंडल तट आपका आंध्र प्रदेश के लगभग में है, के नाम से जाना जाता है। बड़ी नदियाँ जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी इस तट पर विशाल डेल्टा बनाती हैं, डेल्टा का निर्माण करती हैं। चिल्का झील पूर्वी तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण भूलक्षण है। चिल्का झील जो कि पूर्वी तट पर स्थित। फिर उसके बाद आपको चिल्का झील भारत में खारे पानी का सबसे बड़ी झील है। यह उड़ीसा में महानदी के डेल्टा दक्षिण में स्थित है। द्वीप समूह के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। द्वीप समूह आप पहले ही देख चुके हैं कि भारत का मुख्य स्थल भाग अत्यधिक विशाल है। इसके अतिरिक्त भारत में 2 द्वीपों का समूह भी स्थित है। क्या आप इन द्वीप समूहों को पहचान सकते हैं? तो आपका लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप। केरल के मालाबार तट पर स्थित लक्षद्वीप की स्थिति को ज्ञात कीजिए। द्वीपों का यह समूह दोनों छोटे प्रवाल द्वीपों से बना है। पहले इनको लक्षद्वीप, मिनिकॉय तथा एमीन द्वीप के नाम से जाना जाता था। 1973 में इनका नाम लक्षद्वीप रखा गया। कौन से नाम से जाना जाता था? मिनिकॉय, लाकाद्वीप एवं एमीन द्वीप के नाम से जाना जाता था। अब इसका नाम लक्षद्वीप, जो कि इसकी राजधानी कवरत्ती है। ठीक है, यह 32 वर्ग किलोमीटर के छोटे से क्षेत्र में फैला हुआ है। कवरत्ती द्वीप लक्षद्वीप का प्रशासकीय मुख्यालय है, मतलब इसकी राजधानी भी है। इस द्वीप समूह पर पादप जंतु के बहुत से प्रकार पाए जाते हैं। पिटली द्वीप, जहां मनुष्य का निवास नहीं है, वहाँ एक पक्षी अभयारण्य है पिटली में, जो कि लक्षद्वीप पर स्थित है। अब बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिण तथा के तरफ फैले द्वीपों की श्रृंखला की ओर ध्यान दीजिए। ये अंडमान एवं निकोबार द्वीप हैं, जो कि आपका पश्चिम बंगाल के नीचे आपका स्थित हैं। यह द्वीप समूह आकार में बड़े संख्या में हैं। बाहुल तथा बिखरे हुए हैं। यह द्वीप समूह मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। उत्तर में अंडमान तथा दक्षिण में निकोबार, मतलब नीचे की साइड को निकोबार तथा ऊपर की साइड को अंडमान। यह माना जाता है कि यह द्वीप समूह निमज्जित पर्वत श्रेणियों के शिखर हैं। यह द्वीप समूह देश की सुरक्षा, यहाँ पे थोड़ा सा छूट रहा है, देखेंगे प्रवाल के बारे में। प्रवाल पॉलिप्स कम समय तक जीवित रहने वाले सूक्ष्म प्राणी हैं, जो कि समूह में रहते हैं। इनका विकास छिछले तथा गर्म जल में होता है। इनमें कैल्शियम कार्बोनेट का स्राव होता है। प्रवाल स्राव एवं प्रवाल अस्थियां टीले के रूप में निक्षेपित होती
हैं। ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: प्रवाल रोधिका, तटीय प्रवाल भित्ति तथा प्रवाल वाले द्वीप। ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ प्रवाल रोधिका का अच्छा उदाहरण है। प्रवाल वाले द्वीप गोलाकार तथा हॉर्स शू आकार वाले रोधिका होते हैं। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे किसके बारे में पढ़ रहे थे, अंडमान के बारे में, जो कि अंडमान कहाँ पे स्थित है? उत्तरी अंडमान जो है, उत्तर में अंडमान तथा दक्षिण में निकोबार। फिर उसके बारे में यहाँ पे के लिए महत्वपूर्ण है, इन द्वीप समूह में पाए जाने वाले पादप तथा जंतुओं में बहुत अधिक विविधता है। ये द्वीप विषुववृत्त के समीप स्थित हैं। विषुववृत्त मतलब 0 अंश आपका जब 6 अंश 6.4 8.4 मुख्य भूमि है, 6.4 अंडमान निकोबार का जो अंतिम बिंदु है वही है 6.4, मतलब 6 अंश का अंतर है। तो यहाँ पे जीवों में बहुत ज़्यादा विविधता पाई है। ये द्वीप विषुववृत्त के समीप स्थित है एवं यहाँ की जलवायु विषुवतीय है तथा यह घने जंगलों से आच्छादित है। फिर आगे देखेंगे, भारत एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बैरन द्वीप पर स्थित है। ठीक है, विभिन्न भू आकृति विभागों का विस्तृत विवरण प्रत्येक विभाग की विशेषताएं स्पष्ट करता है, परंतु यहाँ स्पष्ट है कि वे विभाग एक दूसरे के पूरक हैं और वे देश को प्राकृतिक संसाधनों में समृद्ध बनाते हैं। उत्तरी पर्वत जल एवं वनों के प्रमुख स्रोत हैं। उत्तरी मैदान देश के अन्य भंडार हैं। ये इनसे प्राचीन सभ्यताओं के विकास को आधार मिला। पठारी भाग खनिजों के भंडार हैं, जिसने देश के औद्योगिकरण में विशेष भूमिका निभाई है। तटीय क्षेत्र मत्स्य और पोत संबंधी क्रियाकलापों के लिए उपयुक्त स्थान है। इस प्रकार देश की विविध भौतिक आकृतियां भविष्य में विकास की अनेक संभावनाएं प्रदान करती हैं। ठीक है, इन सभी अभ्यास प्रश्नों को आप देखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आप जैसे है हम लोग, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है, तो आप इस सभी प्रश्नों को देखेंगे और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फिर आगे हम लोग देखेंगे अध्याय। तो ध्यान रखिए, ख्याल रखिए अपना, पढ़ाई को अपने बेहतर बनाते रहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए जोश और जुनून के साथ। आप लोग पढ़ाई को अपने कंटिन्यू करते रहिए। धन्यवाद।